हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। और प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम के लेक्चर्स स्टार्ट किए थे उसमें हमने हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, स्पेशली हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और हम देख रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब प्रेजेंट हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एंटीरियर लोब से स्पेसिफिक टाइप के आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वन बाय वन हम सबको कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। और हम देखने जा रहे हैं कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और आप जानते हो, अगर मैं मेल सेक्स हार्मोन की बात करती हूँ तो मेल सेक्स हार्मोन क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन किस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेस्टिस, उस पे काम करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था HPA एक्सिस है ना, ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमें पता था हाइपोथैलेमस के ही जस्ट नीचे क्या है हमारा? पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी के लोब हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक, ये हमारी क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सारा डिटेल में हमने देखा था। ठीक है, नाउ जब भी मैंने आपको, ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो होगा क्या, देखो किस तरीके से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का रिलीज होता है। जब भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये जो हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स? दो हमारे पास हार्मोन्स हैं, FSH एंड LH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब भी हमारे ब्लड में इन दोनों हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो मैसेज कहाँ जाता है? सीधे मैसेज जाता है हमारे हाइपोथैलेमस के पास, है ना, यही पढ़ा था। और हाइपोथैलेमस से आपका एक स्पेशल आपका क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है इसके रेस्पॉन्स में। उसका नाम क्या है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यही पढ़ा था। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस ने तो अपना काम कर दिया। उसे जैसे ही मैसेज मिला कि FSH और LH का लेवल, जो कि दोनों ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, इन दोनों का लेवल ब्लड में कम है, तो एकदम से हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला और इसने GnRH को रिलीज कर दिया। अब ये GnRH कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में, यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे स्पेशल आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? गोनेडोट्रोप्स। ठीक है, ये गोनेडोट्रोप्स है। तो ये क्या करेंगी? अपने अंदर से क्या करेंगी? फटाफट से जैसे इन्हें मैसेज मिला, इन्होंने क्या किया? LH और FSH को क्या कर दिया? आपका रिलीज कर दिया। तो दोनों का ही लेवल आपका ब्लड सर्कुलेशन में क्या हुआ? बढ़ गया। समझ में आ रहा है गोनेडोट्रोपिन्स का रिलीज कैसे होता है? ठीक है, जब भी इनका लेवल ब्लड में कम होगा, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा एक हार्मोन को रिलीज करके, जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट जो गोनेडोट्रोप्स हमारी सेल्स हैं, उन्हें ये मैसेज मिलेगा तो वो अपने अंदर से FSH LH को रिलीज करवा देंगी। ब्लड सर्कुलेशन में ये आ गए, लेवल हो गया नॉर्मल। समझ में आ गया? यही दोनों क्या है? हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं। ठीक है, और अभी हम और भी देखेंगे कि भाई कैसे और इनका कंट्रोल होता है। ये तो केवल एक बात थी आपको समझाने की कि किस तरीके से होता है, लेकिन ये मैसेज FSH LH डायरेक्ट नहीं भेजते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे कैसे हमारे जो सेक्स हार्मोन हैं वो कैसे इनके लेवल को कंट्रोल करते हैं, डिटेल में हम जाएंगे। तो चलिए, अब क्या हुआ देखो, FSH और LH समझ में आ गया आपको कि ये दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है और कैसे रिलीज होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो ये क्या करेंगे? ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं ना, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन ही तो था। ठीक, ये दोनों के दोनों कहाँ आ गए? ब्लड सर्कुलेशन में आ गए। सपोज मैं FSH को दिखा रही हूँ ब्लू डॉट से और LH को दिखा रही हूँ ब्लैक से। ओके, ये है LH और ये है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
अब इन दोनों के हम रेस्पेक्टिव फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम मेल बॉडी की बात कर रहे हैं, फीमेल को भी नहीं बोलना है क्योंकि फीमेल में भी यही होना है अल्टीमेटली, लेकिन इफेक्ट किस पे आएगा, ओवरी पे आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका क्या फर्क आएगा। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में FSH LH आ चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि टेस्टीज है वहां पे जाएंगे। तो मैं क्रॉस सेक्शन टेस्टीज का वो कर रही हूँ। ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, मैंने ओपन ही रखना है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो टेस्टीज है, ठीक है, टेस्टीज में आपकी दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, मैं दोनों को ड्रॉ कर देती हूं। ये रही पहली सेल, सर्टोली सेल जिसे बोलते हैं। ठीक है, दो सेल्स होती हैं टेस्टीज में, दो टाइप की। देखेंगे दोनों सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये है हमारी सर्टोली सेल, और इसके अलावा हमारी इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनको बोलते हैं हम लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल, दोनों ही इसके नाम है, ऑल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं। सो ये रहा आपका टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन कट के मैंने करके दिखाया है। और इनकेस अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी फिलहाल जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया कि जो टेस्टीज है उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। ये कौन सी सेल है, रेड कलर से जो मैंने दिखाई है आपको, ये है सर्टोली सेल, और जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई है ये क्या है, हमारी लेडिंग सेल है। वन मिनट, हाँ, लेडिंग सेल, जिनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं इनका, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक हो गया। अब देखो क्या होता है, ये FSH जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये FSH आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सर्कुलेशन ही है बेटा, मैं यहां से सर्कुलेशन को इस तरीके से कर देती हूँ, ये है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपका टेस्टिस पे आ रहा है। तो ये FSH क्या करेगा, इस तरीके से यहां से ट्रैवल करता हुआ लाइक दिस, कहाँ आएगा, टेस्टिस में आएगा। ठीक है, टेस्टिस में क्या करेगा, स्पेसिफिकली क्या करता है FSH, ये सर्टोली सेल पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये सर्टोली सेल पे काम करता है। और जैसे ही ये FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा तो सर्टोली सेल्स में क्या होगा, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, सर्टोली सेल के अंदर ही होती है। और किसके इन्फ्लुएंस में होती है, FSH के इन्फ्लुएंस में होती है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही सर्टोली सेल के पास जाता है तो सर्टोली सेल में क्या होता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो FSH का रोल समझ में आ गया, क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है सर्टोली सेल से बाइंड होके। अब बात करते हैं LH की। ये LH क्या करता है भाई, ये LH भी ऐसे ही आएगा, कहा जाएगा, टेस्टिस में जाएगा, लेकिन ये कौन सी सेल्स पे काम करेगा, ये काम करेगा लेडिंग सेल में, या जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। और जैसे ही LH लेडिंग सेल्स पे जाएगा, बाइंड होगा, तो ये जो लेडिंग सेल है इनसे क्या होगा, आपका हमारा मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या हुआ, तो ये आपका हुआ LH के इन्फ्लुएंस में। जो इंटरस्टिशियल सेल थी, जो लेडिंग सेल थी, उनके अंदर से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का रिलीज हो गया। अब ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिलीज होके कहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, ये जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन है ये हमारे कहाँ आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये आ गया, देखो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक, समझ में आ गया, दोनों के रोल समझ में आए FSH और LH के। ठीक है, और अभी क्या किया इन्होंने ये भी समझ में आ गया। अब होता क्या है, देखो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि ये जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन रिलीज हुआ है, चाहे आप टेस्टोस्टेरोन बोलिए चाहे एंड्रोजन बोलिए,
एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इसका ब्लड में लेवल आपका एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाएगा। हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है कि अगर लेवल कम है तो उसे बढ़ाया जा सकता है, चलो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर क्या है आपका टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन आपका रिलीज हो रहा है, अब नॉर्मल लेवल पे पहुंच चुका है, तो होगा क्या, एकदम से आपका नेगेटिव फीडबैक यहां काम करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही ब्लड में ज्यादा होगा, ये देखो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही ब्लड में ज्यादा हुआ, एकदम से मैसेज कहां जाएगा, आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और ये दोनों को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। क्यों इनहिबिट करेगा कि टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली देखो एलएच की वजह से क्या हुआ, आपका टेस्टोस्टेरोन ही तो रिलीज हुआ। तो जब टेस्टोस्टेरोन अपने नॉर्मल लेवल पे आ चुका है, अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है बढ़ाने की, तो सीधे क्या होगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिल जाएगा कि फर्दर ये एलएच बनाने की या एफएसएच बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि इसका इसमें क्या रोल है आपका। तो फाइनली क्या होगा, एलएच और एफएसएच का रिलीज होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि मेल सेक्स हार्मोन कैसे आपका एफएसएच और एलएच के रिलीज को कम भी करवा रहा है। अगर ज्यादा होगा, अगर किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन ज्यादा बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सीधे एफएसएच और एलएच जो है दोनों का रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है वो ये है कि भाई अगर टेस्टोस्टेरोन हमारे सर्कुलेशन में आया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा। एक मेल बॉडी की बात करें, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन केवल मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। ये जैसे टेस्टोस्टेरोन जिस तरीके से टेस्टिस के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में टेस्टिस के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। अभी बनता कैसे है सिंथेसिस, वो भी हमने देखनी है, क्योंकि ड्रग्स तभी समझ में आएंगी कैसे काम करती हैं। तो हमें पता है कि जो टेस्टिस के अंदर हमारा टेस्टोस्टेरोन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में बनता है, लेकिन उसके अलावा हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, एड्रेनल ग्लैंड का आउटर लेयर बताई थी, दो पार्ट है, कॉर्टेक्स मेड्यूला, सारा वो डिटेल में हमने किया हुआ है। तो कॉर्टेक्स पार्ट की जो जोना रेटिकुलरिस थी लेयर, वहां से हमारा क्या बनता था, टेस्टोस्टेरोन बनता था या नहीं बनता था। तो एड्रेनल ग्लैंड तो मेल में भी है, फीमेल में भी है, इसी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मेल में है। ऐसे ही सेम मेल में फीमेल सेक्स हार्मोन भी होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। वो कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये टेस्टोस्टेरोन आपका एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक एंजाइम जरूरी होता है जिसको एरोमेटेज एंजाइम बोलते हैं। उस एंजाइम की प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में भी बदलता है। इसीलिए जो आपका आप कह सकते हैं जो मेल है, मेल में भी फीमेल सेक्स हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, ठीक हो गया। चलिए अब बात ये आई कि टेस्टोस्टेरोन, चलो इसका रेगुलेशन तो समझ में आ गया कि किस तरीके से होगा, एफएसएच एलएच का क्या रोल है ये भी आ गया। अब ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में क्या करता है, क्या क्या इसके इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये क्या क्या करता है। चलिए इसके हम लोग इसके इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट, तो सबसे पहला काम क्या है इसका, सबसे पहला काम तो यहीं से मैं इसे जोड़ देती हूँ। ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रही है ना सर्टोली सेल में, उसको और भी ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। पहला काम क्या है इसका, जो सर्टोली सेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, उसे ये क्या करेगा, असिस्ट करेगा। तो यानी कि अगर देखो किसी भी मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये हार्मोन बहुत ज्यादा आपका आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहला तो रोल यही हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक मेल की बॉडी में, ठीक है, जो आउटर आप देख सकते हो और जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटे, जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ है ना,
जो हेयर ग्रोथ है आपका फेशियल स्पेशली, क्योंकि एक्सिलरी और प्यूबिक तो फीमेल में भी रहती है, तो हेयर ग्रोथ पहला हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, आपने देखा होगा प्यूबर्टी के बाद जो मेल है उनमें क्या होता है, वॉइस हार्सनिंग हो जाती है, आवाज में भारीपन आ जाता है, तो वो भी किस वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मस्कुलाइजेशन है आपका, ठीक है, मस्कुलाइजेशन लिख देती हूं मैं, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, मसल मास को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए जो मेल बॉडी है वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मस्कुलाइजेशन होने लगता है। और कभी कभी अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो तो फीमेल में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे NI भी आएगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बोन ग्रोथ, ठीक है, बोन ग्रोथ भी आप देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन बोन ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए अगर आप हाइट में भी कंपैरिजन करेंगे तो एवरेज हाइट जो होती है आपकी मेल की फीमेल से ज्यादा ही होती है। ठीक है, एवरेज हाइट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो किस वजह से है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मेल सेक्स को मेजरली डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थे आपके इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या होता है, और एक इफेक्ट तो आपको सीधे सीधे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यही टेस्टोस्टेरोन है जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में नेगेटिव फीडबैक भेजता है, यानी कि जब भी इसका लेवल ज्यादा होगा तो सीधे ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को रोक लेगा ताकि वहां से FSH LH ना बने। हाइपोथैलेमस GnRH बनाना रोक देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी LH FSH बनाना रोक देगी, सो दैट फर्दर आपका जो लीडिंग सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, उनसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज ना हो। ठीक है, तो ये था आपका सिंपली कि किस तरीके से आपका FSH LH जो कि हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो कैसे हमारे क्या करते हैं, जो गोनेडल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके रिलीज को कंट्रोल करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यस, अगर मैं बात करूं कि हाँ, आप अब से मैंने बोला था कि टेस्टोस्टेरोन चलो मेल में क्या करता है वो तो आपको दिख गया। ठीक है, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो, क्योंकि फीमेल में बहुत कम अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन अगर फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में होने लगेगा तो यही इफेक्ट फीमेल में भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक हो गया, कोई अलग इफेक्ट नहीं है, यही प्रोसेस आपको सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपका क्या करेंगे, ये वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अभी बात आती है, अब बात करेंगे हम कि जो टेस्टिस के अंदर जो हमारी लीडिंग सेल है, जो इंटरस्टिशियल सेल है, इनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन, अभी तो हमने बोला कि LH आया, इसने टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करा दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है, क्योंकि अब हमें देखना है ड्रग एक्टिंग ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, ड्रग देखनी है हमने कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम कर सकती हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी बॉडी में सिचुएशन आती है जब हमें चाहिए होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है, और कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें टेस्टोस्टेरोन को, आप बोल सकते हो, इसके इफेक्ट को रोकना होता है। ठीक है, उसके तरीके भी हम डिटेल में देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें मैं हटा देती हूँ यहाँ से। पहले तो हम सिंथेसिस को फटाफट से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन है वो बन कैसे रहा है। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही है जो सारे आपके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो, है ना। तो चलिए अब आ जाते हैं सिंथेसिस पार्ट पे, क्योंकि यहीं से हमें ड्रग्स का भी पता लगने वाला है। देखते हैं टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है, तभी तो इसके बनने को रोक पाओगे आप। देखो, अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है सपोज, ठीक है, बहुत टाइम ऐसे होता है, जैसे हाइपोगोनाडिज्म का केस है। ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म मतलब होता है जो गोनाडल हार्मोन का लेवल कम होना। अगर किसी भी मेल में अगर हाइपोगोनाडिज्म हुआ है, यानी कि गोनाडल हार्मोन का लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो इन दैट केस आपको बाहर से टेस्टोस्टेरोन देना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन कभी भी ओरली नहीं देते हैं। रीजन, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है,
सीधे आप ओरली दोगे तो वो लीवर में जाएगा और वही डिग्रेड हो जाएगा, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप जो टेस्टोस्टेरोन है वो अदर देन ओरल रूट आप प्रेफर करेंगे। आप इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में दे सकते हैं, ऐसी रूट से आप दे सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब ये तो क्यों दे रहे हो, ऑब्वियसली अगर इंसान की जो मेल है उसकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉब्लम आने वाली है। ऊपर से प्रॉब्लम आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है, चाहे वो मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, जो सेक्सुअल डिजायर होता है उसके लिए, जो लिबिडो है, ठीक है, लिबिडो, उसके लिए आपका क्या है, यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर हाइपोगोनाडिज्म रहेगा तो फिर ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बाहर से दिया जाता है, ठीक हो गया, समझ में आ गया। टेस्टोस्टेरोन को कब आप दोगे, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको टेस्टोस्टेरोन को बाहर से देना पड़ेगा। अब इसके और एक और इसका फंक्शन हो सकता है, जब ओवरेक्टॉमी होता है, अगर किसी फीमेल में ओवरी को हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओवरी में भी आपका एस्ट्रोजन तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है ओवरी से। तो क्या होता है, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जब भी टेस्टोस्टेरोन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही केस में लिबिडो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेक्सुअल डिजायर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर किसी भी फीमेल की ओवरेक्टॉमी की गई है, यानी कि ओवरी रिमूव कर दी है ड्यू टू सम रीजन, तो उस केस में भी हाइपोसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, तो उस केस में भी आप टेस्टोस्टेरोन देते हैं। तो ये दो सिचुएशन ध्यान रखेंगे, हाइपोगोनाडिज्म इन मेल, ठीक है, हार्मोन का कम होना, और अगर किसी फीमेल में ओवरेक्टॉमी हुई है, ओवरी को हटाया गया है, तो फिर टेस्टोस्टेरोन रिलीज कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं, ये आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से दे सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है सपोज, ठीक है, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें नहीं चाहिए होता है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगेगी, मस्कुलाइजेशन होने लगेगा, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट बहुत से केसेस में क्या होता है, विरलाइजेशन भी हो जाता है। मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है आपके, जो आउटर एक्सटर्नल जेनिटेलियाज हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करना पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, बोन मास बढ़ता है, सबको पता है। प्रोस्टेट जो हमारी ग्लैंड, जो मेल की बात करती हूँ मैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल बॉडी में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से वो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट भी हो जाता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड अगर इनलार्ज हो जाती है तो उससे यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है, सबको पता है, यूरिनरी रिटेंशन होने लगता है बॉडी में। तो वहां पे भी हमें क्या चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो। तो ये सारे केस के लिए हमें क्या चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन को कम करना। तो अब कम कैसे करोगे बताओ, टेस्टोस्टेरोन को कम करने का तरीका क्या है, जब तक आपको इसकी सिंथेसिस नहीं पता है, तो क्या आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करा सकते हो या इसके इफेक्ट को कम करा सकते हो। तो इसीलिए सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सिंथेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, लाइक एनी अदर स्टेरॉयडल हार्मोन, आपका जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसकी सिंथेसिस भी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से हमें क्या मिलता है, प्रेग्नेनोलोन मिलता है। प्रेग्नेनोलोन से क्या मिलता है, प्रोजेस्टेरोन मिलता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन मिलता है। और यही जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, ये क्या बनाता है आपका, इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हमें मिल जाता है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन क्या देता है, एंड्रोस्टेंडायोन, जो कि वीक एंड्रोजन है, वीक टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेंडायोन। और ये एंड्रोस्टेंडायोन ही है जो कन्वर्ट होके क्या बनाता है, लीवर में होता है कन्वर्जन, जो ये क्या बना देता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। वैसे ये अगर मैं बात कर रही हूँ लीडिंग सेल की, तो ये अंदर ही हो जाएगा कन्वर्जन, लीवर की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में होता है कि एंडोस्टेंडायोन बनता है और फिर ये एंडोस्टेंडायोन जो है लीवर में जाता है और टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है फाइनली। क्योंकि मैं लीडिंग सेल की बात कर रही हूँ तो ये सिंथेटिक पाथवे है। तो कोलेस्ट्रॉल से बना प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से पहले प्रेग्नेनोलोन बनता है, ठीक है, मैंने वो जो स्टेप है वो स्किप कर दिया है यहाँ पे। देन प्रोजेस्टेरोन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन के हाइड्रोक्सिलेशन से 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनेगा।
इससे एंड्रोस्टेन डायोन बनेगा जो कि एक वीक एंड्रोजन है और जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टेस्टोस्टेरोन। नाउ जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है इनटू डाईहाइड्रो, 1 मिनट, हाँ, लेट मी चेक कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। चलो इसे यहां से हटाते हैं। जो ये टेस्टोस्टेरोन बना ना, एंड्रोस्टेन डायोन, चलिए जो ये एंड्रोस्टेन डायोन है, मैंने क्या बताया, ये किसमें कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन में। ठीक, टेस्टोस्टेरोन किसमें कन्वर्ट होता है आपका, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन में। ठीक, ये आपका कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये पूरी प्रोसेस में आप ये पूरी एंजाइमेटिक रिएक्शन ही होगी, हर स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, ज्यादातर जो साइटोक्रोम P450 फैमिली ऑफ एंजाइम है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो इसको स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में किस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, 5-अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, 5-अल्फा रिडक्टेज हमारा एक एंजाइम है। ठीक है, और ये कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो टेस्टोस्टेरोन किस में बदलता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदलता है। और ध्यान रखिएगा कि जो, हालांकि टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन दोनों ही क्या है, आपके एक्टिव फॉर्म है, लेकिन कंपेयर करोगे तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपका ज्यादा आपका एक्टिव आपकी फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन की। तो किसी भी तरीके से अगर आप टेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट जो हो रहा है, अगर इस कन्वर्जन को रोक दें तो उसकी वजह से भी आप टेस्टोस्टेरोन के फैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पेरिफेरल सिस्टम की बात करती हूँ तो टेस्टोस्टेरोन वहां पे अपना काम नहीं करता है, तो टेस्टोस्टेरोन को पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये पूरा क्या है, सिंथेटिक पाथ है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ऑब्वियसली सिंथेसिस हो गई, कैसे बना टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन समझ में आ गया, रिलीज हो गया, सर्कुलेशन में आ गया। अब क्या होगा, आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाएगा, सेल्स में जाने के बाद इसको अपने रिसेप्टर्स दिखेंगे, अपने रिसेप्टर से ये क्या करेगा आपका, सॉरी इसके रिसेप्टर्स सबको पता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो एंड्रोजन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, ये मैंने रिसेप्टर बेटा आपको बताए हुए हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर आपने पूरी ये पाथवे नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप देख लोगे। तो ये जो आपका डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बना है, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, तो ये क्या करेगा आपका, इस तरीके से सेल को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में इसको अपने रिसेप्टर्स दिखेंगे, उनसे बाइंड होगा। ठीक है, जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो रिसेप्टर डाइमराइजेशन हो जाता है, दो रिसेप्टर आपस में डाइमर बना लेते हैं। डिटेल में नहीं बता रही हूं मैं, शॉर्ट में। आफ्टर रिसेप्टर डाइमराइजेशन क्या होता है, ये जो रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है, दोनों रिसेप्टर का जो डाइमर बना है, ये डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आके बैठ जाएगा। ठीक, और जो जिस भी सीक्वेंस में आके बैठेगा, यानी कि जिस जीन के ऊपर आके ये बैठेगा, वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। और वो जीन किसका होगा बेटा, वो जीन किसका होगा, वो होगा टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन परफॉर्म करने वाला जीन होगा। यानी कि वो जीन ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। समझ में आ रहा है, यही होता है ना। तो अब हुआ क्या, देखो इफेक्ट समझ में आया। अब बात देखो क्या आती है, अब आपको समझ में आ गया कि एंड्रोजन बनता कैसे है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बन कैसे रहा है, अपनी एक्टिव फॉर्म में कैसे आ रहा है, और फाइनली ये किस तरीके से अपने रिसेप्टर से बाइंड होके प्रोटीन बना रहा है। और वो प्रोटीन ही है जो क्या करेगी, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटा, अगर आपको पता है सामने वाला जो पेशेंट है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसे हमें रोकना है, तो हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, देखें चलिए। तो सबसे पहला टारगेट जो है वो है इस एंजाइम को ब्लॉक कर दो, 5-अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर दो। तो इसीलिए ड्रग कैटेगरी जो आएगी यहाँ पे, जो ड्रग आपकी 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, यानी कि 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, उसमें कौन सी ड्रग आती है, फिनेस्टेराइड।
फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड, फिनेस्टेराइड, मैं केवल एक ही मेडिसिन का नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक हो गया। तो फिनेस्टेराइड वो ड्रग है जो क्या करती है, 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। तो टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में नहीं आ पाएगा, और जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा ही नहीं तो इफेक्ट इसका कहाँ से प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको दिख रहा है, चलो ये कन्वर्जन आपने नहीं रोका, जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन था वो सेल के अंदर चला गया, रिसेप्टर के पास चला गया बाइंड होने के लिए। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हो। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या ये टेस्टोस्टेरोन जो अंदर जा रहा है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ऑब्वियसली ये रिसेप्टर से बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसी ड्रग जो कि रिसेप्टर को आपका क्या कर रही है, रिसेप्टर बाइंडिंग को होने से रोक रही है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, क्या होते हैं जो बाइंडिंग को रोकते हैं, एंटी एंड्रोजन, ठीक है, एंटागनिस्ट है बेसिकली, एंटी एंड्रोजन, ठीक। ये वो ड्रग होंगी जो खुद जाके इस रिसेप्टर पे बैठ जाएंगी और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को बाइंड नहीं होने देंगी। इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उसका नाम क्या है, देखो, फ्लूटामाइड, फ्लूटामाइड, बाइकैल्यूटामाइड, वो भी इसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दो तो आपको टारगेट समझ में आ गए, पहला 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, दूसरा एंटी एंड्रोजन, वो भी कौन सी है आपकी, फ्लूटामाइड, बाइकैल्यूटामाइड, ये खुद इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी। तो एंड्रोजन जब अंदर आएगा इन रिसेप्टर से बाइंड हो ही नहीं पाएगा और अपना इफेक्ट, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, अपनी जो प्रोटीन बनाएगा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोटीन ही नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं मिलेगी बनेगी तो एंड्रोजन के इफेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है, सिंथेसिस पार्ट। अच्छा हाँ, ये जो सिंथेसिस हो रही थी ना, पूरा सिंथेटिक पाथवे में मैंने बताया था आपको, साइटोक्रोम P450 फैमिली के एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ ड्रग ऐसी है ना, जैसे आपने एंटी फंगल ड्रग का नाम सुना होगा, ठीक है, वो मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ये क्या करती है, ये जो कन्वर्जन में जो एंजाइम है ना, जो साइटोक्रोम P450 फैमिली के एंजाइम है, इनको इनहिबिट कर देती है। तो आपको क्या लगता है, अगर एंजाइम ही नहीं होंगे तो क्या ये कन्वर्जन हो पाएगा, फाइनली टेस्टोस्टेरोन बनेगा, नहीं बनेगा ना। समझ में आ गया कीटोकोनाजोल कैसे एंटी एंड्रोजन है, ठीक। ये क्या करता है, आपका साइटोक्रोम P450 फैमिली के एंजाइम्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, टारगेट देख लेते हैं और कौन कौन से हो सकती है ड्रग। देखिए, आपने क्या देखा था बेटा, अगर मैं एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करना चाहूं तो मैंने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस से एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता था, GnRH। इसी की वजह से क्या हो रहा था, आपका क्या हो रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH-LH को रिलीज कर रही थी, और यही FSH-LH की वजह से, LH स्पेशली, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा था, है ना। तो अगर हम इस GnRH के रिलीज को रोक दें, अगर ये स्टार्टिंग में जो GnRH है, चलो ये रिलीज हो भी गया, अगर इसको यहाँ बाइंड ही ना होने दें, क्योंकि देखो सपोज ये हमारी क्या थी, हम बोल रहे हैं ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी थी, इसमें ये आपकी सेल थी गोनेडोट्रोप, गोनेडोट्रोप के सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट थे, किसके लिए, GnRH के लिए। GnRH कहाँ से आ रहा था, हाइपोथैलेमस से आ रहा था। सपोज ये GnRH है, हाइपोथैलेमस से आ रहा था, ठीक, ये इस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था, तभी जाके ये गोनेडोट्रोप्स जो थे अपने अंदर से क्या रिलीज कर रहे थे, FSH और LH को रिलीज कर रहे थे, यही पढ़ा था, ठीक है। अब अगर हम किसी भी तरीके से जो GnRH है उसका इफेक्ट इस रिसेप्टर पे न पड़ने दें, तो उससे क्या होगा, FSH-LH का रिलीज नहीं होगा ना, और फाइनली टेस्टोस्टेरोन का रिलीज भी नहीं होगा, जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इस केस में हम यूज करते हैं जो ड्रग है, थर्ड टारगेट, वो है GnRH एगोनिस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम एगोनिस्ट है तो वो तो GnRH को रिलीज करवाएगा, ये तो बोलोगे, हमें तो चाहिए GnRH क्या हो, आपका GnRH का इफेक्ट ना आए, और आप एगोनिस्ट लिख रही हो तो इसका मतलब ये तो इफेक्ट देगा। तो होता क्या है, देखो GnRH एगोनिस्ट की कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उनकी खासियत क्या होती है, उनकी खासियत ये होती है, जब आप इनिशियली उन्हें देते हो, ठीक है, सिंगल और डबल डोज, स्टार्टिंग में आपने 1-2 डोज दी,
तो उसकी वजह से तो क्या होगा, जो भी ड्रग है वो आएगी इस रिसेप्टर से बाइंड होगी और FSH-LH के लेवल को बढ़ाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसका आप कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे ना, GnRH एगोनिस्ट की खासियत क्या है, अगर इसका आप कॉन्टिन्यूअस यूज करते हो तो ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं आपके, डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। जो GnRH के रिसेप्टर आपको दिख रहे हैं ये डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेचुरली भी GnRH हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होगा ना, उसका भी इफेक्ट आपके गोनेडोट्रोप्स पे नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है देखो, GnRH जो एगोनिस्ट है इनके कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर से क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर से ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। GnRH होते हुए भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि FSH-LH का रिलीज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। FSH-LH कम हो गया तो इसका मतलब फाइनली जो लीडिंग सेल जो कि LH के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन बना रही थी वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना बंद कर देंगी। समझ में आ गया? तो GnRH एगोनिस्ट कैसे यूज हुए समझ में आया? तो कौन कौन सी ड्रग आती है इस कैटेगरी में, देखो इसमें आती है हमारी ट्रिप्टोरेलिन, नेफेरेलिन। याद रखना ये रेलिन आपको दिखेगा लास्ट में लिखा हुआ, तो ये ड्रग है GnRH एगोनिस्ट। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये भी एक ड्रग है जो यूज होती है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी आती है, एक आपका आता है इम्पीडेड एंड्रोजन, ये भी एक कैटेगरी है इम्पीडेड एंड्रोजन। तो इम्पीडेड एंड्रोजन्स क्या होते हैं, इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है पहले मैं उसका नाम मेंशन कर देती हूँ, ये है हमारी डेनाजोल। ये क्या करती है, देखो ये हाइपोथैलेमस पे काम करती है। सीधे ये क्या करेगी, जो हाइपोथैलेमस से GnRH का रिलीज हो रहा है ना उसे रोक देगी। और आप जानते हो अगर GnRH रिलीज ही नहीं होगा तो क्या फर्दर ये FSH-LH कुछ रिलीज होगा, नहीं, है ना। यहाँ पे देखो GnRH एगोनिस्ट ने क्या किया था, GnRH के रिलीज पे कोई फर्क नहीं डाला था, केवल उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग पे फर्क डाला था, उसके रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर दिया था ताकि इफेक्ट ना आए। लेकिन जो हमारी डेनाजोल है यानी कि जो इम्पीडेड एंड्रोजन की कैटेगरी में आती है ड्रग, ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस से GnRH के रिलीज को कम कर देगी। और आप जानते हो GnRH का रिलीज कम होगा तो FSH-LH एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं रिलीज करेगी, और FSH-LH रिलीज नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब बात आती है इसे इम्पीडेड एंड्रोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एंड्रोजनिक इफेक्ट सारे नहीं आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की बॉडी में क्या क्या इफेक्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वजह से आपके ये जो डेनाजोल है ये क्या है, वीक एंड्रोजन है आप कह सकते हो, क्योंकि इसके एंड्रोजनिक जो इफेक्ट है वो आपके क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक हो गया, इसलिए इम्पीडेड मतलब इसकी एक्टिविटी को कम कर दिया गया है, इफेक्ट ये वही दिखाएगा, GnRH के रिलीज को कम करेगा। ठीक हो गया, तो इससे क्या होता है इम्पीडेड एंड्रोजन डेनाजोल से, ये दोनों ही केस में काम आता है। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों में। अगर आप सोचो अगर इम्पीडेड एंड्रोजन आपने दिया, GnRH का रिलीज कम हुआ तो FSH-LH का रिलीज कम हो जाएगा ना। और FSH-LH मेल में भी जरूरी है, फीमेल में भी जरूरी है। अभी फीमेल में कैसे जरूरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसका मतलब ये टेस्टिकुलर एज वेल एज ओवेरियन दोनों फंक्शंस को क्या करता है, आपका इनहिबिट करता है। टेस्टिकुलर फंक्शन यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है वो तो नहीं होगा, साथ ही साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में FSH और LH करते हैं, जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, ओवुलेशन है, वो या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बनना है, वो चीजें भी नहीं होंगी। ठीक है, तो दोनों ही सिस्टम यहाँ पे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे इसकी वजह से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसे हम दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फीमेल में भी आपको कभी ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करना है तो आप इम्पीडेड एंड्रोजन डेनाजोल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 1 मिनट, हाँ, ये डेनोजोल है, डेनाजोल मैं बोल रही हूँ, डेनोजोल करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, डेनोजोल। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों ही एंटी एंड्रोजन की तरह काम करते हैं। कभी भी किसी भी मेल बॉडी में, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल अगर ज्यादा हुआ तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन का जो फॉर्मेशन है या टेस्टोस्टेरोन का रिलीज है वो कम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, GnRH, FSH, LH ये तीनों के रिलीज को कम करता है।
समझ में आ गया। तो एस्ट्रोजन अगर किसी मेल की बॉडी में ज्यादा है, क्योंकि अभी हमें मेल को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन आप कह सकते हो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एंटी एंड्रोजन की तरह काम कर रहा है। सेम वे जो फीमेल सेक्स हार्मोन दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, वो भी क्या करता है आपका, वो भी आपका एंटी एंड्रोजन की तरह वर्क करता है। सेम वो क्या करता है, ये एंड्रोजन की जो बाइंडिंग साइट है ना, एंड्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं, एंड्रोजन के साथ साथ ये इन रिसेप्टर के लिए compete करता है, कंपटीशन होता है प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन के बीच में। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, खुद इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा, एंड्रोजन को बाइंड ही नहीं होने देगा, तो एंड्रोजन के इफेक्ट आएंगे नहीं। और ध्यान में रखिएगा ये डेनोजोल जो है ना, ये प्रोजेस्टेशनल डेरिवेटिव भी है, इसका प्रोजेस्टेरोन लाइक इफेक्ट भी है। तो ये सेम क्या करता है, फटाफट जाएगा एंड्रोजन के साथ दौड़ लगाएगा, रेस लगाएगा, जो एंड्रोजन के रिसेप्टर है वहां खुद जाके बाइंड हो जाएगा। तो एंड्रोजन की वजह से तो फुल इफेक्ट आना था, लेकिन इम्पीडेड एंड्रोजन डेनोजोल की वजह से क्या आएगा, इफेक्ट, बाइंडिंग जरूर हो जाएगी लेकिन इफेक्ट बहुत कम आएंगे, बहुत कम ऑर्गन लेवल पे इसके इफेक्ट आते हैं। तो मैकेनिज्म समझ में आया। जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही क्या है, एंटी एंड्रोजन है, ठीक है। अब बात करते हैं थेरापेटिक इनका यूज कहाँ है। एंटी एंड्रोजन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो फर्स्ट इसका यूज है इन केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अगर किसी भी मेल को प्रोस्टेट कैंसर है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, तो उस केस में क्या होता है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है ना, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमें कम करना होता है, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑलरेडी कैंसर हुआ है फिर ग्रोथ फैक्टर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए हम ये GnRH एगोनिस्ट प्लस एंटी एंड्रोजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। ध्यान में रखिएगा, GnRH एगोनिस्ट में से आप ड्रग ले लीजिए और एंटी एंड्रोजन इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो सबसे पहला यूज समझ में आया। दूसरा, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है BPH, बहुत से मेल ऐसे होते हैं जिनमें प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाता है। उसका रीजन भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्जमेंट आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक है वो अफेक्ट होता है, यूरिनेशन में दिक्कत आती है। तो अगर किसी भी मेल को BPH है तो उसके लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी है, फिनास्टेराइड, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएगा, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो इनलार्जमेंट होता जा रहा है वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, उसके केस में आप फिनास्टेराइड को यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये सेकेंड ड्रग चॉइस है आपकी, फर्स्ट ड्रग चॉइस हमेशा क्या रहती है, टैमसुलोसिन रहती है, ठीक है। पढ़िए ना, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये सबसे फर्स्ट चॉइस ड्रग है जो यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। सेकेंड चॉइस में फिनास्टेराइड आएगा, ठीक हो गया। तो ये सारा था और आई थिंक सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन की कैटेगरी में हमारी सिमेटिडीन भी आती है, ठीक है। सिमेटिडीन पढ़ा होगा आपने, H2 ब्लॉकर है, ठीक है। H2 पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में पहले यूज होती थी, लेकिन इसके साथ आपका साइड इफेक्ट था, क्या था, एंटी एंड्रोजन इफेक्ट, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर के साथ को एंटागनाइज करती है बेसिकली। तो एक तो होगी सिमेटिडीन और दूसरी है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन सबको पता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, सोडियम वाटर रिटेंशन एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। तो स्पाइरोनोलैक्टोन आपने पढ़ी हुई है, डायूरेटिक्स की कैटेगरी में हमारी ड्रग है, जिसकी वजह से यूरिनेशन बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरोन का काम होता है यूरिनेशन ना हो, मतलब डायूरेसिस ना होने देना, सोडियम और वाटर को ब्लड में ही रखना। अगर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, सोडियम और वाटर एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, है ना। तो ये स्पाइरोनोलैक्टोन है, ये भी आपकी एंटी एंड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम ड्रग्स को भी देखेंगे जैसे आज हमने देखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।